हेलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है मानव के पाचन तंत्र से संबंधित एमसीक्यू सीरीज। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 अपना ये है कि सब्जियां खराब होती हैं क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है? सब्जियों में जो सबसे ज्यादा मात्रा होती है वो होती है जल की। किसकी होती है? जल की, जिसके कारण सब्जियां क्या होती है? खराब। ध्यान रखना, जल H2O की मात्रा अधिक होने के कारण सब्जियां क्या हो जाती हैं? खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट सवाल, एक बार आप आराम से सवाल देखिए। सवाल आपका ये है कि इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा रक्त का शुद्धिकरण करता है? तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ग्लाइकोजन है क्या। ग्लाइकोजन है क्या? है क्या ग्लाइकोजन? मानव के शरीर में आरक्षित, मानव में आरक्षित या रिजर्व आरक्षित फूड जो है वो किसके रूप में रहता है? तो आपको ध्यान रखना किसके रूप में रहता है? वो रहता है ग्लाइकोजन के रूप में। होता क्या है, जब शरीर में एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, आपको ध्यान रखना है ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H12O6। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज की हो जाती है तो अग्नाशय ग्रंथि एक हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है उस हार्मोन का? इंसुलिन। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इस ग्लाइकोजन, इस ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जिससे मानव के शरीर में किसकी मात्रा कम हो जाती है? जिसके कारण मानव के शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? लेवल ऑफ शुगर जो है वो कम हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये जो ग्लाइकोजन है ये रहता कहां पे है? ये मतलब जो ग्लूकोज है ये ग्लाइकोजन में तो बदल गया है, लेकिन ये रहेगा कहां? तो ये जो ग्लाइकोजन जो है ये मानव के यकृत, लीवर के पास, मानव की मांसपेशियों के पास और कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र क्या हो जाता है? रिजर्व हो जाता है। तो सवाल क्या है कि कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? इसका मतलब ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वो अंग बदलेगा जहां ग्लाइकोजन होगा। और ग्लाइकोजन जो है वो रिजर्व के रूप में कहां रहता है? तो रिजर्व के रूप में रहता है यकृत के पास, एक रहता है किसके पास? मसल्स के पास, मांसपेशियों के पास, और कहां रहता है? स्केलेटन सिस्टम में। अपना ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। अपना ऑप्शन है यकृत, ये आपका क्या रहेगा? राइट आंसर। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बात और सुनो, ये जो ग्लाइकोजन है, ये जो ग्लाइकोजन है इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है वापस जब शरीर को जरूरत होती है ग्लूकोज की। तो एक हार्मोन होता है ग्लूकेगोन। कौन सा हार्मोन होता है? तो ध्यान रखना, ग्लूकेगोन हार्मोन जो है, ग्लूकेगोन हार्मोन जो है इस ग्लाइकोजन को, शरीर को जरूरत पड़ने की, जब ऊर्जा की शरीर को आवश्यकता होती है तब इस वापिस इस ग्लाइकोजन को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो अपना क्या रहेगा? यकृत रहेगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका ये है कि टेबल शुगर किस प्रकार की शर्करा है? ऑप्शन दे रखे हैं। क्या फ्रक्टोज है, क्या ग्लेक्टोज है, क्या ग्लूकोज है, या सुक्रोज है? अब देखो, शर्करा या जिसे अपन कहते हैं शुगर, क्या कहते हैं? शुगर, शुगर कह दो या शर्करा कह दो। इसका जो नाम है वो है, इसको बोलते हैं अपन सुक्रोज। क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुक्रोज। इस सुक्रोज का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है C12H22O11। इसका मतलब
टेबल के ऊपर शर्करा जो है वो कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना कौन सा है, सुक्रोज है। एक बात और आप यहां से समझ लो, ये जो सुक्रोज है इसमें ये किस किस से मिलकर बना है, तो इसके अंदर एक तो होता है ग्लूकोज और एक होता है इसके अंदर फ्रक्टोज। तो इसकी जो मोनोसेक्राइड इकाइयां हैं वो कौन कौन सी हैं, ग्लूकोज व फ्रक्टोज। तो अपना जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, सुक्रोज। ये जो ग्लूकोज है इसका जो सूत्र रहेगा वो रहेगा आपका C6H12O6, और जो फ्रक्टोज है उसका भी सेम फॉर्मूला है C6H12O6। ध्यान रखना, टेबल शर्करा के नाम से किसे जाना जाता है, सुक्रोज, जिसे अपन सामान्य भाषा में कहते हैं चीनी। क्या कहते हैं, चीनी। और एक और छोटा सा सुन लो, ये सुक्रोज किससे प्राप्त किया जाता है, ये प्राप्त किया जाता है शुगर केन से। किससे प्राप्त किया जाता है, ये शुगर केन से, शुगर केन से, गन्ने से प्राप्त किया जाता है। आई होप आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए आप। सवाल अगला यह है कि नींबू किसके कारण खट्टा होता है। तो पहले तो ये देखते हैं कि नींबू जो है वो कौन से कुल का सदस्य है। तो नींबू जो है वो सिट्रस कुल का पादप है। कौन से कुल का पादप है, सिट्रस कुल का पादप है। सिट्रस कुल का पादप है। और नींबू के अंदर जो एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है सिट्रस एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है, सिट्रस अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रस अम्ल पाया जाता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि नींबू के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है आपका सिट्रस अम्ल। ओके, आपका जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा। एक और छोटी सी बात कर लेते हैं, टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है। तो भाई साहब ध्यान रखना है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। किसमें पाया जाता है, इमली में। आपको याद रह जाएगा ये टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में। एक और देखो आप एक बार, एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। किसका रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल, रासायनिक नाम। ये आपको समझ में आएगा। इसका मतलब विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक है। इसका मतलब खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो ध्यान रखना, खट्टे फलों में जो विटामिन पाया जाता है, कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी। और वो सबसे ज्यादा पाया जाता है आंवले में। किसमें पाया जाता है, आंवले में। ध्यान रखना भाई, आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आपका पाया जाता है विटामिन सी। अब एक बच गया एसिटिक एसिड, इसको भी कर लें। एसिटिक एसिड का जो फार्मूला है वो है CH3COOH। और ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है विनेगर में। किसमें पाया जाता है, विनेगर में। किसमें पाया जाता है भाई, विनेगर में। वहां मेरे पास जगह नहीं है तो मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं। विनेगर जो है इसका काम आपको मैं बता रहा हूं। एक्चुअल में विनेगर एसिटिक एसिड को नहीं बोला जाता। एसिटिक एसिड का 2 से 3% जो विलीन है वो क्या कहलाता है, विनेगर कहलाता है। और विनेगर का उपयोग किया जाता है मिल्क को गर्म करने के बाद यदि उसमें अपन क्या डाल दें, अपन उसमें डाल दे विनेगर डाल दे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उससे बनता है पनीर। तो ध्यान रखना भाई, दूध से पनीर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दूध से पनीर बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो विनेगर का किया जाता है। और विनेगर है क्या, एसिटिक एसिड का 2 से 3% सॉल्यूशन क्या है, विनेगर है। देखो दोबारा मैंने 2-3 बात की आपके साथ कि खट्टा कौन होता है, तो नींबू जो है सिट्रस कुल का पादप है। वो इसका मतलब इसमें कौन सा एसिड है, सिट्रस एमिल है। टार्टरिक एसिड किसमें पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। एस्कोर्बिक अम्ल किसका नाम है, विटामिन सी का नाम है। तो इसका मतलब विटामिन सी का जो सबसे अच्छा सोर्स है वो कौन से फल हैं, खट्टे फल हैं। एक बात आपको ये दिमाग में रखनी है। और दूसरी बात, विनेगर जो है वो है क्या, वो एसिटिक एसिड का 2 से 3% सॉल्यूशन विनेगर है। और इस विनेगर का उपयोग कहां किया जाता है, जब मिल्क के अंदर अपन क्या मिला दे, विनेगर, और मिल्क को कर दे गर्म, और उसमें भी अगर विनेगर बनाएंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पनीर में। आई होप आपके ये सवाल समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, बड़ा बढ़िया सवाल है भाई। अगला सवाल ये है कि लार किसके पाचन में मदद करता है। तो देखिए आप, लार किसके पाचन में मदद करता है। पहले देखते हैं कि लार है क्या।
लार को बोलते हैं अपन सलाइवा। पूरी बता देता हूं इसकी लार के बारे में। लार के अंदर 90% क्या पाया जाता है, 95% पाया जाता है इसके अंदर वाटर, कोई रोल नहीं है इसका। दूसरा 5% इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। और इस एंजाइम में भी, इस 5% के अंदर भी एंजाइम मुख्य रूप से कौन कौन से पाए जाते हैं, 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला जो एंजाइम है उसका नाम है टाइलिन। क्या नाम है, टाइलिन। ओके। और दूसरा जो एंजाइम है वो है लाइसोजाइम। क्या है, लाइसोजाइम। अब सुनो अब बात। अब आपको पता होना चाहिए कि लार के अंदर है क्या रासायनिक रूप से। तो लार के अंदर रासायनिक रूप से है 95% जल, 5% एंजाइम। और उस एंजाइम में पहला एंजाइम कौन सा है, टाइलिन। और दूसरा एंजाइम कौन सा है, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम जो है वो क्या करता है, अगर आपने खाना खाया, भोजन जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करता है। ठीक है। और ये टाइलिन क्या करता है, टाइलिन आप जो कार्बोहाइड्रेट के रूप में क्या खाते हो, स्टार्च खाते हो। और जैसे ही ये टाइलिन, एक बात और ध्यान रखना, ये जो टाइलिन है ये किस पीएच पे काम करता है, तो ये 6.8 पीएच पर काम करता है। ध्यान रखना भाई, लार की जो पीएच है ना वो कितनी है, 6.8 है इसकी पीएच। थोड़ा दिमाग में रख लेना भाई। इस पीएच के ऊपर जैसे ही ये टाइलिन जो है वो किसके ऊपर आएगा, इस स्टार्च के ऊपर आएगा, तो ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। और आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि स्टार्च है क्या, तो स्टार्च है आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और एक बात और दिमाग में रख लो, ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो है किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, तो ये है भाई पॉलीसेकेराइड। कैसा सेकेराइड है ये, पॉलीसेकेराइड। तो इसका मतलब लार पाचन किसका करता है, तो भाई साहब लार पाचन करता है किसका, स्टार्च का। ऑप्शन में स्टार्च नहीं दे तो कार्बोहाइड्रेट का, किसका, कार्बोहाइड्रेट का। आई होप आपके समझ में आया होगा। ओके, दोबारा देख लो। प्रश्न है कि लार, लार है क्या, लार किस पीएच पे काम करता है, ध्यान रखना 6.8 पीएच पर काम करता है। लार के अंदर कितने प्रतिशत पानी है, 95% पानी है। 5% क्या है, एंजाइम है। कौन कौन से एंजाइम है, एक लाइसोजाइम है और दूसरा कौन सा है, दूसरा है आपका टाइलिन। और ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये काम क्या करता है, भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है। और ये जो टाइलिन एंजाइम है ये स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो स्टार्च है वो आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट भी कैसा है, पॉलीसेकेराइड। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, स्टार्च। एक बार ये जूम करके आराम से पढ़ लेना, आपके समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं। देखते हैं कि पाचन और जो श्वसन है वो एक दूसरे को काटते हैं, कौन सा भाग है। तो ऑप्शन नंबर डी, स्वर यंत्र। नहीं भाई, ये तो साउंड बनाने का काम करता है, इसको तो साउंड बॉक्स बोलते हैं। ये तो नहीं है। ग्रसनी, ये भी नहीं है भाई। ये तो पाचन का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पाचन का और श्वसन का उभयनिष्ठ मार्ग है। कैसा मार्ग है, उभयनिष्ठ मार्ग है, उभयनिष्ठ मार्ग है। और इसी ग्रसनी को रस वायु की भाषा में बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। तो कभी कभी पेपर में वो ग्रसनी ने देके क्या दे देता है, फेरिंग्स। और इस सौर यंत्र को बोलते हैं लेरिंग्स। क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। तो ध्यान रखना भाई, साउंड बनाने का काम कौन करता है, लेरिंग्स करता है। और ये ग्रसनी क्या है, पाचन का और आपके श्वसन का उभयनिष्ठ मार्ग है। गला, गला भी नहीं है। अब बच गया ग्रास नली। देखो अब कैसे क्या है, एक बार मैं इन सबको रफ कर रहा हूं, आप देख लेना। इसी ग्रास नली, जैसे ये तो होगी आपकी ग्रास नली, जो कहां खुलती है, आगे पेट में खुलती है। और इस साइड में है आपकी वायु नली का वाइंड पाइप, और ये किस में खुलती है, ये फेफड़ों में खुलती है। और यहां इसके ऊपर एक पाया जाता है एपिग्लोटिस। क्या पाया जाता है, एपिग्लोटिस।
एपिग्लोटिस। जब इंसान भोजन करता है तो ये वाइंड पाइप के ऊपर आ जाता है, और जब इंसान बोलता है तो ये किसके ऊपर आ जाता है? भोजन नली का ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये कौन सी नली है? ये है फूड पाइप। कौन सी नली है ये? फूड पाइप, जिसका एक और नाम है इसोफेगस। क्या नाम है? इसोफेगस, या इसी का नाम है ग्रास नली। कौन सी नली? ग्रास नली। ये क्या करता है? फूड पाइप को और वाइंड पाइप को, श्वसन को और पाचन को क्या करती है? अलग अलग करती है। तो इसका मतलब अपना जो राइट आंसर है वो क्या है? ग्रास नली। ध्यान रखना, पेपर में ग्रास नली की जगह इसोफेगस दे सकता है, घबराना नहीं है। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला अपना सवाल ये है कि भाई मक्का किसका अच्छा सोर्स है? देखो सुनो, मक्का जो है, मक्का, मैं 3-4 नाम लिख रहा हूं। आलू, गेहूं, बाजरा, केला, ये अच्छे सोर्स हैं किसके? स्टार्च के। ये नाम याद रख लेना भाई, स्टार्च पाया जाता है इनमें। इसका मतलब मक्का किसका अच्छा सोर्स है? आपका राइट आंसर क्या हो गया? ए, स्टार्च है। फिर आता है कि भाई चलो ये ऑप्शन और देख लेते हैं कि ग्लूकोज का सबसे अच्छा सोर्स क्या है। तो याद रखना, जी से ग्लूकोज और जी से ग्रेप्स। जी से ग्लूकोज और जी से क्या याद रखना आपको? ग्रेप्स। और ग्रेप्स भी कैसे? पके हुए अंगूरों में। पके हुए अंगूरों में क्या पाया जाता है आपका? सबसे ज्यादा पाया जाता है भैया आपका ग्लूकोज। क्या पाया जाता है आपका? सबसे अच्छा, एक मिनट रुको भाई, सबसे अच्छा पाया जाता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज इसके अलावा किस में पाया जाता है? ब्लड में पाया जाता है। इसीलिए ग्लूकोज को कहते हैं ब्लड शुगर। ब्लड शुगर के अंदर क्या पाया जाता है? ध्यान रखना, ब्लड शुगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए ग्लूकोज। अभी सारे बच गए, एक रह गया अपना फ्रक्टोज। में उसको, फ्रक्टोज को यहां लिख देता हूं। एप से याद रखना फ्रक्टोज, और एप से याद रखना फ्रूट, मतलब फलों में। फलों में सबसे अच्छी कोई शर्करा पाई जाती है तो फ्रूट, फ्रक्टोज पाई जाती है। और आप लोग एक और दिमाग में बैठा लो, प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? प्रकृति की सबसे मीठी जो शर्करा है, मीठी जो शर्करा है वो कौन है? ग्लूकोज, सॉरी फ्रक्टोज है। एक बच गया अपना माल्टोज। तो मैं माल्टोज को यहां लिख देता हूं। माल्टोज पाया जाता है माल्ट में, माल्ट में। और इसके अलावा किसमें पाया जाता है? अखरोट में। किसमें पाया जाता है? अखरोट में, बादाम में। इसके अंदर जो शुगर पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? ये वाली पाई जाती है। आ गया समझ में? सवाल क्या था? मक्का किसका अच्छा सोर्स है? स्टार्च। ये बहुत बार सवाल आया परीक्षा में, मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं आपके लिए कि भाई ये किसमें पाया जाता है। तो आप ध्यान रखना, प्रकृति की सबसे अच्छी मीठी शर्करा कौन सी है? मीठी शर्करा कौन सी है? तो फ्रक्टोज। ओके, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल अपना ये रहा, किस एंजाइम के कारण दूध दही में परिवर्तित होता है? देखिए पहले लिखते हैं अपन, है क्या दूध में? पहले तो यहां तो मैंने लिख लिया दुग्ध, ठीक है जी। और दूध को कन्वर्ट करना है दही में। ओके, दो चीजें पाई जाती है। दूध के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है? पहले वो लिख लो आप। दूध के अंदर पाई जाती है लैक्टोज। क्या पाया जाता है? लैक्टोज, ठीक। और साथ में दूध के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है केसिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ये भी सवाल आ सकता है भाई, दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन है? केसिन प्रोटीन है। दोनों को मैं राउंड अप कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं फिर। दही में क्या पाया जाता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और आप लोग एक बात ध्यान रखना लैक्टिक अम्ल के बारे में, ये जो लैक्टिक अम्ल है वो मानव शरीर की थकान के लिए जिम्मेदार है। मानव शरीर जब थकता है तो उसमें किसका निर्माण हो जाता है? मानव शरीर में थकान के समय, थकान के समय
किसका निर्माण हो जाता है? लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है। ध्यान रखना, ये बड़ा बढ़िया सवाल है। मानव शरीर में थकान के समय कौन सा अम्ल बन जाता है? तो आपको दिमाग में रखना है लैक्टिक एसिड बन जाता है। ओके, अब अपन वापस सवाल पे चलते हैं। देखिए जो पूछा था वो देख लेते हैं अपन, कि दूध को दही में बदलने वाला एक तो बैक्टीरिया याद रखना आप, लैक्टोबेसिलस। कौन सा बेसिलस? लैक्टोबेसिलस जीवाणु, लैक्टोबेसिलस जीवाणु। ठीक है सर। अब है कि सब कौन सा एंजाइम, तो ध्यान रखना एक एंजाइम है रेनिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? रेनिन एंजाइम। इस रेनिन एंजाइम के बारे में आपको एक खास बात बता रहा हूं, वो सुनो। ये जो रेनिन एंजाइम जो है ना, वो पाया जाता है भाई छोटे बच्चों में। किसके बच्चों में? छोटे जो बालक होते हैं उनमें पाया जाता है ये रेनिन एंजाइम। बड़े होने के बाद ये रेनिन एंजाइम जो वो क्या हो जाता है? डीएक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डीएक्टिवेट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या है? अपना जो आंसर है कि दूध को दही में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन। हो सकता है परीक्षा में ये दे दे कि दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबेसिलस। प्रश्न परीक्षा में ये भी आ सकता है दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है? लैक्टोज। या सवाल परीक्षा में ये भी आ सकता है कि दूध किसके कारण मीठा होता है? लैक्टोज। सवाल ये भी आ सकता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन। और दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। और ये सवाल मैंने आपको बता दिया है। तो अपना जो राइट आंसर है वो क्या हो गया आपका? रेनिन। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। देखिए भाई, सवाल है कि खट्टे दूध के खट्टे होने का मतलब ही क्या है? दही। और 2 मिनट पहले मैंने बताया था कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध का खट्टा होने का मतलब दूध दही में बदल चुका है, इसका मतलब इसमें कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। बाकी के बारे में पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको डिटेल से बता चुका हूं। अगला सवाल देखो भाई आप तो, है ना। सवाल है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का सिक्रेशन नहीं करती है? मतलब ग्लैंड है लेकिन पाचन एंजाइम ही नहीं करती उसमें से। देखो लार ग्रंथियों से लार नहीं करती, तो मैं लिख लेता हूं एक एक को जो ऑप्शन में दिया गया है वो। लार ग्रंथि, ये लो, लार ग्रंथियां करती हैं भाई, ये तो पाचन किसका करती हैं? स्टार्च का करती हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट का करती हैं। तो मैं यहां शॉर्ट में सी लिख रहा हूं। दूसरा कह रहा है कि आंत ग्रंथि, मतलब छोटी आंत की बात कर रहा है ये, छोटी आंत। तो छोटी आंत में भी प्रत्येक भोजन के प्रत्येक अवयव का पाचन होता है, फूड का पाचन होता है भाई इसमें, तो फूड का पाचन होता है इसमें, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है अग्नाशय, अग्नाशय भी पाचन करती है, ये भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा सबका पाचन करवाती है, वसा का भी, प्रोटीन का भी, और लिपिड, इन सब का पाचन करवाती है। अब बच गया कौन, वो देखते हैं अपन, जो बच गया वो देखते हैं। इसको मैं अलग से राउंड अप कर दूं, है ना। अब एक सवाल आपका ये भी तैयार हो गया, लार ग्रंथियां किसका पाचन करती है? कार्बोहाइड्रेट का। छोटी आंत किसका पाचन करती है? भोजन के प्रत्येक अवयव का। अग्नाशय किसका करती है? वसा का, प्रोटीन का और लिपिड का। क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि के अंदर से जो एंजाइम निकलते हैं वो भोजन के प्रत्येक अवयव का क्या करते हैं? पाचन। हालांकि अग्नाशय ग्रंथि से जो निकलने वाला रस है वो कहां जाता है? छोटी आंत में जाता है। सॉरी भाई, कहां जाता है वो? जाता छोटी आंत में है। इसका मतलब छोटी आंत मान लो, अग्नाशय मान लो, भोजन के प्रत्येक अवयव का पाचन करेगी। अब बच गया अपन का यकृत, जिसको बोलते हैं लीवर। एक बात सुनो आप पहले, लीवर के अंदर से जो जूस निकलता है, या मैं कहूं जो रस निकलता है, उस रस का नाम है पित्तरस। क्या नाम है उसका? पित्तरस। एक बात दिमाग में बैठा लो, पित्तरस एंजाइम नहीं है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। इसका एक ही काम है, क्या काम है? वसा को, वो जो वसा है उसको वसीय अम्लों में तोड़ना, मतलब वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। मतलब वसा एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, और उसको किस में तोड़ना? छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना। और वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया है, वसा के बड़े अणुओं को वसीय अम्लों में तोड़ने की प्रक्रिया है, उसको बोलते हैं बेटा अपन पाइसीकरण। क्या बोलते हैं?
पाइसीकरण। इसका मतलब ये क्या करवाता है, पाइसीकरण करवाता है। और पाइसीकरण जो है वो रासायनिक रूप से पाचन नहीं होता, पाइसीकरण होता है भौतिक रूप से बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ना। इसका मतलब जो पितरस है वो क्या नहीं है, पाचन एंजाइम नहीं है। क्या नहीं है, पाचन एंजाइम नहीं है। तो इसका मतलब अपना जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, ये कृत हो गया। और ये जो पितरस निकलता है ये स्टोरेज कहां होता है, ये स्टोरेज होता है भैया पित्ताशय में। किस में होता है, पित्ताशय में। आया समझ में। क्या काम है यकृत के अंदर से जो पितरस निकलता है, एक ही काम है, पाइसीकरण करना, वसा के बड़े अणुओं को वसीय अम्लों में तोड़ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। देखते हैं अगला सवाल। देखो भाई, सवाल है कि मानव शरीर को किस रूप में ज्यादा ऊर्जा मिलती है। पहले ये देखते कि मानव शरीर खाता क्या है। हम खाते हैं भाई साहब कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा क्या खाते हैं अपने, कार्बोहाइड्रेट। चलो एक नंबर। 2 नंबर पर क्या खाते हैं, 2 नंबर पर अपन खाते हैं प्रोटीन। 3 नंबर पर क्या खाते हैं, 3 नंबर पर अपन खाते हैं वसा। देखो सबसे ज्यादा जो खाएगा उससे ही तो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब जो ज्यादा, जिसकी मात्रा अपन ज्यादा खाएंगे उसी से ज्यादा एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब मानव शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन एक बात सुनो, प्रश्न परीक्षा में ये आ जाए कि 1 ग्राम, 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम यदि अपन कार्बोहाइड्रेट लें तो उससे जो मानव शरीर को ऊर्जा मिलती है वो मिलती है 4.1 किलो कैलोरी। अगर अपन बात करें प्रोटीन तो प्रोटीन से मिलती है 4.3 किलो कैलोरी। अगर बात करें वसा लिपिड तो उससे मिलती है 9.1 किलो कैलोरी। अगर 1 ग्राम की बात करें ना भाई साहब, तो 1 ग्राम में सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है, तो ध्यान रखना 1 ग्राम की अगर कोई बात करे तो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है आपकी वसा से। किससे मिलती है, वसा से। फिर किससे मिलती है, प्रोटीन से। और फिर सबसे कम किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट की। लेकिन यहां प्रश्न क्या है कि मानव शरीर को किस रूप से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है, उस रूप से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलेगी जो वो ज्यादा खाता है। इसका मतलब मानव शरीर खाता क्या ज्यादा है, हम सबसे ज्यादा सेवन करते हैं किसका, कार्बोहाइड्रेट का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहेगा आपका, कार्बोहाइड्रेट। एक बात और दे देता हूं आपको, यही बता देता हूं, विटामिन से मानव शरीर को एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं मिलती है। मानव शरीर को, ध्यान रखना भाई, मानव शरीर को एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से किसी भी प्रकार की ऊर्जा नहीं मिलती है। मानव शरीर में विटामिन का काम है केवल और केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। ठीक है भाई, इसको मैं राउंड अप कर देता हूं। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो गया। 3 चीजें बताइए, ध्यान रखना। मानव शरीर को किससे ऊर्जा नहीं मिलती है एटीपी के रूप में, चलो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। एटीपी के रूप में किससे ऊर्जा नहीं मिलती, विटामिन से नहीं मिलती। कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है। और 1 ग्राम की बात करें तो सबसे ज्यादा एनर्जी मिलती है किससे, वसा से। अगला सवाल देखिए। सवाल अपना अगला ये रहा, निम्नलिखित दिए गए प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के जोड़े में कौन सा जोड़ा दुग्ध में पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन लिख लें, प्रोटीन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ओके, ये लिखा हमने मिल्क। मिल्क मतलब दुग्ध। ओके, दुग्ध में सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है, लैक्टोज। कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट बोल दो या शुगर बोल दो, लैक्टोज। फिर देखते हैं प्रोटीन। तो जो प्रोटीन है वो कौन सा है, केसिन प्रोटीन। ऑप्शन देख लो भाई अपने कि पहले प्रोटीन और फिर कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन कौन सा है, केसिन। और कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, लैक्टोज। तो अपना जो आंसर होगा वो केसिन व लैक्टोज। अगला देखते हैं सवाल। सवाल अपना ये रहा, इनमें से क्या जंतुओं में, जंतुओं के भोजन में शामिल होता है। देखो जंतु क्या खाते हैं, जंतु खाते हैं घास। और घास में क्या पाया जाता है भाई, घास में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, घास में पाया जाता है सेलुलोज। क्या पाया जाता है, सेलुलोज।
और सेलुलोज का जो फार्मूला है वो C6H10O5 की पावर n, सॉरी C6H11O5, ये सेलुलोज का क्या है फार्मूला। इसका मतलब घास खाते हैं, मतलब क्या खाते हैं, सेलुलोज। और एक और दिमाग में रखना, प्रकृति की सबसे मीठी शर्करा कौन है, प्रकृति की सबसे बड़ी कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला कौन सी है, सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, मीठा मैंने गलत बोल दिया भाई, सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट कौन है, सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट जो है वो कौन है आपका, है सेलुलोज। कौन है, सेलुलोज। इसका मतलब जंतु क्या खाते हैं, घास खाते हैं, मतलब क्या खाते हैं, सेलुलोज खाते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के अमाशय में संश्लेषित होता है, अमाशय, स्टोमक। स्टोमक में होती हैं 3 प्रकार की सेल, 3 प्रकार की कोशिकाएं, और उसमें एक कोशिका का नाम है ऑक्जेंटिक कोशिका। क्या नाम है, ऑक्जेंटिक कोशिका। और ऑक्जेंटिक कोशिका क्या निकालती है, HCl का क्या करती है, स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, इसका स्त्रावण करती है। ये इसकी पीएच कितनी होती है, तो दिमाग में रखना भाई, इसकी जो पीएच होती है वो होती है 1.2 से 1.8, 1.2 से 1.8। तो अम्ल मनुष्य के कहां से संश्लेषित होता है, अमाशय से। और कौन सा अम्ल संश्लेषित होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको किस नाम से भी जाना जाता है, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जठर रस होता है, ये जठर रस के अंदर पाया जाता है। तो इसका मतलब अपना जो राइट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसका फार्मूला है H2SO4, जिसे बोलते हैं किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं इसको, अम्लों का राजा। एक और बच गया ये नाइट्रिक एसिड, इसको किस नाम से जाना जाता है, तेजाब। किस नाम से जाना जाता है, तेजाब। और इसका जो फार्मूला है वो है भैया HNO3। क्या है, HNO3। रह जाएगा याद। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि लार किसके पाचन में सहायक है, भाई थोड़ी देर पहले पढ़ गए थे। लार, लार मतलब 5% एंजाइम और 95% जल, और उसके अंदर एक एंजाइम निकलता है जिसका क्या नाम है, टायलिन। और टायलिन किसका पाचन करता है, तो ध्यान रखना स्टार्च का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन। ये ऑप्शन ही गलत है, तो स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। इसके ऑप्शन गलत है भाई, ध्यान रखना ये ऑप्शन सही नहीं है। इसका मतलब लार किसके पाचन में सहायक है, आपको ध्यान रखना, इसका सीधा आंसर लिख लेना कार्बोहाइड्रेट। लार किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में भी किसका, स्टार्च का। स्टार्च का किस में पाचन कर देता है, ये माल्टोज में। पीछे वाले प्रश्न में मैंने ये पढ़ा दिया आपको, तो आपको ज्यादा डाउट नहीं आएगा। तो इसका पीएच ध्यान रखना, ये 6.8 पीएच पर काम करता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल अगला ये है कि पित्त को किसके द्वारा स्त्रावित किया जाता है, पित्त, पित्त रस किसके द्वारा निकलता है। तो अपने शरीर में एक अंग है यकृत, इसको बोलते हैं लीवर। क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर जो स्त्रावण करता है, सिक्रेशन करता है, वो किसका करता है, पित्त रस का करता है। किसका करता है भाई, पित्त रस का करता है। और इसी पित्त रस को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। ये रह जाएगा याद आपके। ओके, और ये पित्त रस स्टोर कहां पे होता है, तो ध्यान रखना पित्ताशय में होता है। कहां होता है, पित्ताशय में होता है। इसी पित्ताशय को क्या बोलते हैं, गोल ब्लेडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोल ब्लेडर। स्टोर कहां होता है, पित्ताशय में। निकालता कौन है पित्तरस को, यकृत निकालता है। ओके, पित्तरस में होता क्या क्या है, तो एक ध्यान रखना पित्तरस की जो पीएच है वो लगभग होती है 7 से 8। क्या काम करता है ये पित्तरस, ये करता है वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य, जिसे क्या कहते हैं, पाइसीकरण। क्या करता है ये, पाइसीकरण की घटना को अंजाम देता है। तो इसका मतलब
अपना जो राइट आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? प्रश्न आ जाए कि बाइल जूस किसके द्वारा सीक्रेट होता है, तो लीवर के द्वारा सीक्रेट होता है। ओके, अगला सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल जो है वो ये रहा। इनमें से कौन सा कथन लार से संबंधित सही नहीं है, संबंधित नहीं है? यह निगलने की सुविधा देता है, बिल्कुल निगलने में सुविधाजनक देता है। यह दांतों व मुंह को साफ रखता है, यह भी सही है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। और होठ व जीभ के संचालन में बोलने में सुविधाजनक बनाता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब करेक्ट नहीं है कौन सा? यह रक्त में लाल रक्त कणिकाओं को बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता भाई, इसका रक्त कणिकाओं से कोई लेना देना है ही नहीं। इसका मतलब अपना तो राइट आंसर हो गया, क्या है? ये हो गया अपना। अगला देखो सवाल, सवाल अपना ये रहा कि जीभ के किस भाग में खट्टे स्वाद की पहचान होती है? पहले जीभ की स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, देखते हैं फिर क्या क्या कुछ होता है। ओके, ये होगी जीभ। जीभ का आगे वाला भाग फ्री रहता है, और ये जो है ये है फ्रेनुलम उत्तक। कौन सा उत्तक है ये? फ्रेनुलम उत्तक। किससे जुड़ा है ये? गर्दन की हड्डी जिसका नाम है होयोड। क्या नाम है? होयोड से जुड़ा। इसके कितने भाग हैं जीभ के? इसके जीभ के टेस्ट के आधार पे अलग अलग हैं, एक तो आगे वाला भाग, एक साइड वाले भाग, और एक इसका पीछे वाला भाग। अब अलग सारी बता दे रहा हूं। ये जो किनारे वाले भाग हैं ये महसूस करवाते हैं खट्टे का, ठीक है, ये भी खट्टा। और सामने वाला जो भाग है वो किसका एहसास करवाता है? मीठा, मीठापन। और पीछे वाला जो भाग है वो कैसा एहसास करवाता है? कड़वापन। किसका एहसास करवाता है? कड़वापन। ओके, जीभ के ऊपर पाई क्या जाती है? स्वाद कणिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है भाई? जिसे कहा जाता है पेपिला। जिसे क्या क्या जाता है? पेपिला। जो किसका ज्ञान करवाते हैं? स्वाद का ज्ञान करवाती हैं, स्वाद का ज्ञान करवाते हैं। और एक बात और दिमाग में रख लेना भाई, स्वाद कणिकाओं की टोटल संख्या कितनी होती है? 4। अब अपने सवाल पे आते हैं वापस। सवाल ये है कि जीभ के किस भाग में खट्टा? तो ये साइड वाला भाग, मतलब किनारे वाले भाग। 4 ही तो भाग हैं, सामने वाला मीठापन, साइड वाला खट्टापन, पीछे वाला कड़वापन, और फ्रेनुलम नामक टिश्यू है जो किसको इसको किससे जोड़े रखता है? होयोड, जो गर्दन की हड्डी है। और इसका आगे वाला भाग कैसा रहता है? फ्री। और जीभ पर क्या पाई जाती है? स्वाद कणिकाएं, जिन्हें क्या कहा जाता है? पेपिला, जिनकी संख्या कितनी है? 4। और किसका ज्ञान करवाते हैं? स्वाद को ग्रहण करने का ज्ञान करवाते हैं। अगला सवाल देखते हैं। पाचन की क्रिया में सहायक है। देखो, पाचन की क्रिया में 2 चीजें सहायक हैं। पाचन में 2 चीजें मदद करती है, एक तो करते हैं पाचन अंग, और दूसरी करती हैं पाचक ग्रंथियां। अब सवाल देखो क्या पूछा गया ऑप्शन में, पाचन अंग से संबंधित है या पाचक ग्रंथियों से संबंधित है? इसका मतलब अंग का यहां जिक्र नहीं है। पाचक ग्रंथियां होती है वो कैसी होती है? बहिस्त्रावी ग्रंथियां होती है। कैसी ग्रंथियां होती है? बहिस्त्रावी। और बहिस्त्रावी ग्रंथियां किसका सिक्रेशन करते हैं? एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं। किसका सिक्रेशन करते हैं? एंजाइम का। इसका मतलब अपना जो आंसर है वो क्या है? एंजाइम। भोजन को पचाने में कौन मदद करता है? एंजाइम। ओके, आ गया होगा समझ में? बहुत अच्छी बात। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पेप्सिन भी पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। इंसुलिन भी, इंसुलिन क्या है? एक नहीं नहीं रुको एक बार, रेनिन भी एंजाइम है जो दूध का पाचन करता है। इसका मतलब क्या बच गया? इंसुलिन। इंसुलिन क्या है भाई? एक हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। निकलता कहां से वो और बता देता हूं, अग्नाशय से। कहां से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेलों से निकलता है। अग्नाशय ग्रंथि की बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है? इंसुलिन निकलता है। तो इसका मतलब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। और हमें क्या चाहिए? एंजाइम। इसका मतलब अपना जो राइट आंसर आ गया वो क्या गया भाई? इंसुलिन। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।